लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। सर वैसे कुछ नहीं। बताइए बताइए। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बताइए बताइए क्या कह रहे थे। ओम्स लॉ पढ़े थे हम लोग, और उसका मोबिलिटी भी पढ़े थे। मोबिलिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो सब। देखिए मैंने आपको ओम्स लॉ में दो चीजें बताई थी। एक होते हैं आपके ओमिक कंडक्टर और एक होते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। जी। तो जो ओमिक कंडक्टर होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और जो नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। और हम इसके ग्राफ की बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। वो ये था कि ये एक स्ट्रेट लाइन होता है और ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता। ये किसी भी तरह के का हो सकता है। जैसे अगर देखा जाए ना नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ, तो किसी भी तरह का नहीं होता। बेसिकली इसमें एक ग्राफ आता है आपका, बहुत स्पेसिफिक होता है, जिसको हम आगे चल के किसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर में आपके। इस तरीके का ग्राफ होता है वो। ठीक है। जी। तो ये ग्राफ इस तरीके का होता है जिसको हम नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ बोलते हैं। जी। अब क्या है, आपने रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पढ़ा था। अगर मैं बात करूं कंडक्टिविटी की, तो उसका सिंबल था, उसका जो फॉर्मूला था वो था एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। यही था। हाँ। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो वन अपॉन कंडक्टिविटी होती है। तो फार्मूला जो रेजिस्टिविटी का बनता है वो बनता है एम एन ई स्क्वायर टाउ, इसके बराबर बनता है। ओह्म्स लॉ में आपने लिखा था कि जो आपका v इज इक्वल टू होता है वो आई आर आता है। और वेक्टर फॉर्म की अगर बात करूं तो वो होती है j इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। ये होती हैं दो दो फॉर्म्स। हाँ। अब देखिए, इन दो फॉर्म्स के अलावा मैंने एक डेरिवेशन किया था जिसमें जो हमारी रेजिस्टिविटी थी वो इक्वल टू आई थी एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ के। और जो रेजिस्टिविटी होती है वो बराबर होती है आर ए अपॉन एल। यही होती है। जी। तो अगर आप ग्राफ को या रेजिस्टिविटी को इस तरीके से देखेंगे मैक्रोस्कोपिकली, तो आपको दिखेगा कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस एरिया और लेंथ पर डिपेंड करती है। लेकिन रेजिस्टिविटी अगर हम वेक्टर फॉर्म के थ्रू देखें तो किस किस पर डिपेंड करती है, मास पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन चार्ज पर, और आपका रिलैक्सेशन टाइम पर। तो जी। यहाँ पर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी रिलैक्सेशन टाइम। उसको पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टिविटी। अगर वैसे आप देखेंगे तो रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए के।
रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एल के, और यहाँ से जो रेजिस्टिविटी आती है वो बराबर आती है आर ए अपॉन एल के। ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है कंडक्टर को लेकर के, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर इस तरीके से, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है। नंबर वन, क्रॉस सेक्शन एरिया। करती है क्रॉस सेक्शन एरिया पर। हाँ, कैसे करती है? रेजिस्टिविटी क्रॉस सेक्शन एरिया, डायरेक्टली अगर प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। यानी रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जी। सेकंड नंबर पर जो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है वो करती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर, जिसमें जो उसका रिलेशन आता है वो क्या आता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 1/L के। तीसरे नंबर पर अगर टेंथ क्लास की बेसिस पर बात की जाए तो आप यहाँ लिखते हैं नेचर। ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल। अब ये नेचर का क्या मतलब होता है? नेचर का मतलब होता है कि मटेरियल किस नेचर का है। बेसिकली जो मटेरियल आपने ले रखा है वो एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, आयरन है, एटसेट्रा। तो इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। उसके अलावा अगर आप उसको डीपली पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा एक और चीज, और वो है आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी। तो फोर्थ नंबर पर क्या आता है आपका? टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टिविटी। एक चीज आपने सुनी होगी, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल लेकर बताता हूँ। शायद आपने वाटर कूलर देखा है? हाँ। कैसा होता है क्या सर? वाटर कूलर? एक डब्बा होता है, मतलब कंटेनर टाइप का। मुझे भी वही लगा था आप यही बोलोगे। वाटर कूलर बेसिकली मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो एयर कूलर होता है। अच्छा, वो। देखा है? या कोई शायद। मोटर देखा है? हाँ, देखा है, मोटर देखा है। फैन में होता है मोटर। तो पता है जी। हमारा एम क्या होता है? हमारा एम होता है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं ये कम हीट करें, मतलब जो हीट लॉस है वो कम से कम हो। ठीक है ना? उससे क्या जी। हो कि जो आपका डिवाइस आप रन कर रहे हो और आप उसको दे रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि आई, तो ये डिवाइस कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रखेगा, और आप उसमें से करंट पास कराओगे। थोड़ी देर के बाद आपको दिखेगा कि ये जो डिवाइस है ना, ये आपका डिवाइस हीट करने लगता है। करता है। हाँ, करता है। तो वो हीट जो जा रही है, क्या पंखा हम इसलिए लगाते हैं कि पंखा गर्मी दे हमें? सर, वापस बोलेंगे? क्या फैन हम इसलिए यूज करते हैं कि फैन हमें गर्मी पहुंचाए? नहीं। नहीं। क्या हम कूलर इसलिए यूज करते हैं कि वो कूलर गर्म होकर हमें गर्म हवा फेंके, या उसमें से जो हीट निकल रही है वो हमारे इन्वायरमेंट में जाए? नहीं। हमारा एम नहीं होता। इसलिए हमें टेम्परेचर को देखना पड़ता है कि टेम्परेचर चेंज करने पर रेजिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है। इसलिए टेम्परेचर की स्टडी की जाती है
हर एक जगह पर। क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होगा, मतलब हीट हीट होने से क्या होगा, आपके ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज होगा। और टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस क्या करता है, उसके बारे में देखते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है, क्योंकि आपका एम होता है करंट को पास कराना। तो मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको एक चीज, ये फार्मूला आप चाहे तो लिख जी। लीजिएगा, ये साइड से लिखिएगा, हीट करके हेडिंग डालकर, हीट। ठीक है, हीट के बारे में, जो हीट निकलती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितना करंट आप उसमें से पास कर रहे हैं उसके। जो हीट निकलती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। जितना ज्यादा आपका ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस करे रखेगा, उतनी ही ज्यादा आपका ऑब्जेक्ट हीट करेगा। और जो हीट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। मतलब दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ऑन कंबाइनिंग ऑल द इक्वेशन 1, 2 एंड 3, जो हमारा एच है वो प्रोपोर्शनल आएगा I² RT के। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट डालते हैं यहाँ पर, जो कि होता है KI² RT। ये टी स्मॉल टी लिखिएगा, टी कैपिटल मत लिखिएगा। और ये जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। हम इसको 1 मानते हैं, तो हमारा हीट का फार्मूला क्या आ जाता है, हीट का फार्मूला आ जाएगा I²RT। I²RT। यहाँ से एक चीज कंफर्म होती है कि आपको स्टडी करनी पड़ेगी रेजिस्टेंस की हीट के साथ। ठीक है, क्योंकि हीट जो होती है वो फंक्शन होती है किसका, टेम्परेचर का। ठीक है, और जी। उसी के साथ साथ जो हीट होती है वो फंक्शन होती है आपके रेजिस्टेंस का भी। इसलिए इसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप टेम्परेचर के साथ बढ़ाने और घटाने पर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी किस तरीके से तब्दील हो रही है। तो हमने हेडिंग डाली थी टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखते हैं हम सिर्फ पहले। ρL/A। जी, ρL/A। रेजिस्टिविटी बोल रहा हूँ, रेजिस्टिविटी तो रो ही है। एक फार्मूला तो होता है RA/L, जी। लेकिन इस फार्मूले की बात नहीं कर रहा, हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे इसको, जो कि होगा M/N E² हाँ, ये होगा। जी। यहाँ पर आप देखिए, क्या एम की वैल्यू चेंज होगी। एम जो है ये आपका मास ऑफ चार्ज है, चार नहीं, चेंज नहीं होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने एक बार इसको फिक्स कर दिया तो ये हो सकता है कि कभी कम कभी ज्यादा हो जाए। अभी के लिए आप इसको क्या मानिएगा कि ये कांस्टेंट है क्या ये, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या है, ई इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹
अब हो सकता है कुछ लोग बोले कि ये माइनस का क्यों नहीं लिया, ये क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन है ना, माइनस का लो। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग तो यार 11 12 के बच्चे में होती है कि इलेक्ट्रॉन लिखा है तो वो माइनस का ही होगा। ठीक है। जी। अब यहाँ पर आता है टाउ। इस टाउ को मैं अलग कलर से लिखता हूँ क्योंकि ये होता है आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। आप खुद बताइए, आपके पास ना एक बकेट में पानी है और आप टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर रहे हो, तो उस वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या होगा उनके साथ? अम, सर नहीं पता। नहीं, मार मारूंगा। क्या होना चाहिए भाई, पानी को उबालोगे तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं। गलत है। बहुत ज्यादा गलत हो। बिना उबाले के पानी इवेपोरेट नहीं होता। कपड़े सुखाने होते हैं घर के, वाटर तो घर बॉयल के होता है, बॉयल होता है, सुखाने के लिए बॉयल उबालते हैं। बॉयल होता है। बॉयल हो जाएगा, अच्छा। बॉयल। बॉयल से पहले क्या होगा उसके मॉलिक्यूल के साथ? अम, अरे क्या होगा? उससे पहले मॉलिक्यूल्स में चेंज आएगा कोई। एग्जैक्टली exactly, चेंज ये आएगा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो उन मॉलिक्यूल के अंदर की जो रैंडमनेस है, जिसको आप बोलते हैं कभी कभी एंट्रोपी भी, वो इंक्रीज कर जाएगी। और जब उनके अंदर की एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी, मतलब वो बहुत तेज तेज मूव करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, अब उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। पहले टाइम ले रहा था टाओ, क्या अब भी टाओ टाइम लेगा? नहीं। इस बार टाइम कम हो जाएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। हाँ। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, अब यहाँ भी देखिए रजिस्टिविटी, अगर मैं बाकी सारी चीजें कांस्टेंट ले लूँ तो प्रोपोर्शनल किसके आएगी? 1/टाओ के। जी। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, यानी कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। यहाँ रजिस्टिविटी, इस फॉर्मूले से आपने देखा कि इफ यू आर इंक्रीजिंग द रिलैक्सेशन टाइम, द रजिस्टिविटी गोज डिक्रीजेस। तो इन दोनों चीजों से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, इससे और इससे? आप इसको देखो ना, 1/टाउ, ये भी 1/टाउ। इसका मतलब ये हो गया, एज यू इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज ऑल्सो इंक्रीजेस। कह सकते हैं। जी। समझ में आई है? बस ऐसे मैंने कह दिया तो आपने मान लिया? नहीं समझ पाया। वेरी गुड। यू हैव टू बी ऑनेस्ट ओनली। देखो, यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मूला था, इसमें ये चीज कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। इसका मतलब जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? 1/टाउ के। जी। ठीक है। यहाँ पर आपने ये चीज देखी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी, रैंडमनेस बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर, वो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। यानी कि जी टेम्परेचर सर। बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है, और रेजिस्टिविटी बढ़ाने पर भी रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम के साथ इसका रिलेशन कैसा आया? इनवर्स। रिलैक्सेशन टाइम के साथ इसका रिलेशन भी कैसा आया? इनवर्स। इसका मतलब ये हो गया इनवर्स। कि रेजिस्टिविटी और जो टेम्परेचर है, ये दोनों आपस में कैसे होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वाह वाह वाह। एक बात बताओ,
पूछूं? जी। इक्वेशन नंबर 1 देखो। ओके। ओ, ओके ओके। और 2 देखो। जी। क्या मतलब है इन दोनों का? रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और जी, टेम्परेचर भी यानी कि प्रोपोर्शनल है। अगर इसकी वैल्यू मैं कम कर देता हूँ तो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है ना। हाँ। सिमिलरली इसकी वैल्यू कम करने पर भी रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर क्या कर रहा है? बढ़ रहा बढ़ है। रहा है। तो ये टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी आपस में कैसे प्रोपोर्शनल हो जाएंगे? जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप यहाँ इसके बारे में नो। लिखिएगा, मैं लिखा ही देता हूँ। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, द रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलेशन टाइम क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलेशन टाइम डिक्रीज। कम हो डिक्रीज जाता है, डिक्रीज। डिक्रीजेस। आप अगर इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। एंड अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है तो आप लिखेंगे द रेजिस्टिविटी इज इंक्रीजेस। इसका मतलब ये हो गया कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, उससे टाउ की वैल्यू कम हो गई, और टाउ की वैल्यू कम होने से रजिस्टिविटी बढ़ गई। तो अब आपको इसके और इसके बीच में एक रिलेशन ढूंढना होता है। ये रिलेशन हम ढूंढ कर आए पहले ही लीनियर प्रॉपर्टी के अंदर 11th क्लास में। वो रिलेशन मैं यहाँ लिखा देता हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। रिलेशन ध्यान रखिएगा, आप डायरेक्ट आप उसके डेरिवेशन पर मत जाइएगा, क्योंकि ये डेरिवेशन वाला पोर्शन से नहीं आती चीज। ऊपर कैसे जाएगा? देखिए रिलेशन जो है वो मैं लिखाता हूँ। मैंने इससे पहले भी लिखाया आपको जब न्यूमेरिकल कराए थे। रिलेशन ये होता है कि जो नई रेजिस्टिविटी होती है किसी टेम्परेचर टी पर, वो बराबर होगी पुरानी रेजिस्टिविटी इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। देखिए आपके पास कोई एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ एल है, तो वो मैं लिख नहीं रहा वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी मान लीजिए टेम्परेचर है टी आई, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी है? रो नॉट। आपने क्या किया? आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया। चेंज के साथ इंक्रीज या जी। डिक्रीज कुछ भी कर सकते हैं। तो टेम्परेचर चेंज होकर कितना आ गया मान लीजिए, वो हो गया टी एफ।
तो नई रेजिस्टिविटी क्या आएगी, वो आएगी रो टी। तो अब ये जो रो टी है, ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है, पुरानी रेजिस्टिविटी ब्रैकेट 1 + अल्फा डेल्टा टी। अब ये जो अल्फा आया है, ये क्या होता है, इस अल्फा को हम बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। जी, और इसकी वैल्यू होती है 1.7 इंटू 10⁴। अच्छा। हाँ, यही तो होती है। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। अच्छा, तो वैरी करती है। जी। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी होता क्या है, इसको आप लिखते हैं फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और इसको बोला जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ दो और चीजें हैं, रो नॉट और रो टी। तो ये जो रो नॉट है, इसको हम बोलेंगे इनिशियल रेजिस्टिविटी या रेजिस्टिविटी एट इनिशियल टेम्परेचर। क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी एट इनिशियल टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी एट इनिशियल इनिशियल टेम्परेचर, टेम्परेचर और ये हो जाएगी आपकी रेजिस्टिविटी एट एट फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर। अब थोड़ी सी हेल्प करिए मेरी इसी फॉर्मूले को और मॉडिफाई करने के लिए। आपको पता है रेजिस्टिविटी किसके बराबर होती है, वो होती है रो L/A, यही होती है। जी। ऊपर जो आप फॉर्मूला लिख कर आए हैं, वो फॉर्मूला क्या है, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इन ब्रैकेट 1 + अल्फा डेल्टा टी। तो मैं क्या करूंगा, रो टी की जगह मैं लिख सकता हूँ RT L/A इक्वल्स टू R0 L/A इन ब्रैकेट 1 + अल्फा डेल्टा टी, लिख सकता हूँ। हाँ हाँ। एल और ए को मैंने इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि आप सिर्फ क्या चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर चेंज कर रहे हो। जी। तो यहाँ से आपका जो नया फॉर्मूला आएगा वो आएगा RT = R0 इन ब्रैकेट 1 + अल्फा डेल्टा टी। तो ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंसी आ गई और ये रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंसी आ गई। दोनों बातें क्लियर है। जी सर। ठीक है, इसको हम हेडिंग भी डाल के छोटी सी लिख लेंगे, ये है क्या, दिस इज फॉर टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेजिस्टेंस। क्लियर है इतनी बात। हाँ ठीक है, अब जो न्यूमेरिकल मैंने कराए थे पहले, वो समझ में आए थे आपके, या वो दोबारा से करा दूं। जी। नहीं नहीं, मुझे याद है। याद है, कितने क्वेश्चन कराए थे इस पर मैंने रेजिस्टिविटी पर। सर टोटल 8 क्वेश्चंस। तो देखिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर रेजिस्टिविटी पे चार न्यूमेरिकल होंगे, चार। है कि नहीं। सर, सर दो है मेरे में। दो रेजिस्टेंस पर होंगे, दो रेजिस्टिविटी पर होंगे।
हाँ जी जी, बस है। दो रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टिविटी। ठीक है। एक हेडिंग डालिएगा। आप तो कोई लिख नहीं रहे ना आज? नो। तो मत डालिए हेडिंग, मैं डालाता हूँ। अच्छा। देखिए, हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर कंडक्टर। क्या होगा कंडक्टर के लिए? जो ग्राफ है इसकी बात अभी करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जो अल्फा की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। इसी तरह सेकंड नंबर पर फॉर सेमीकंडक्टर, यानी कि नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं। इनके लिए जो आपकी अल्फा की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। और थर्ड नंबर पर हम बात अगर करें, कोई दो स्पेशल टाइप के मटेरियल होते हैं हमारे। एक होता है निक्रोम। देखा निक्रोम? हीटर एलिमेंट देखिए, क्लास में है। जी जी सर, वो मेरा नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है। अच्छा। और एक होता है मैंगनीज। हीटर में एलिमेंट लगी देखिए आपने, हीटर में हीटर होता हाँ, है। वो जो जो उसके नीचे जो लगा रहता है, पता नहीं। स्प्रिंग स्प्रिंग हाँ, जो गोल गोल सा रहता है ऐसे, राउंड राउंड सा। स्पाइरल बोलते हैं उसको। जी जी, आई मीन वही। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली नियर टू जीरो होती है। इन तीन चीजों का ध्यान रखिएगा। और क्या ध्यान रखना है? और ध्यान रखना है आपको ग्राफ। कंडक्टर के लिए जो ग्राफ होता है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के लिए कैसा होगा? जैसे जैसे आप टेम्परेचर पॉजिटिव बढ़ाओगे यानी। वैसे वैसे रेजिस्टिविटी की बढ़ती चली जाती है। जी। ठीक है। बस ये जो अल्फा है पॉजिटिव, इसलिए इसकी कॉन्केविटी ऐसी आ रही है। और अगर बात करता हूँ, अगर रेजिस्टिविटी ऐसी है तो कंडक्टिविटी कैसी होगी? यहीं पर आप एक और ग्राफ बना लीजिए कंडक्टर के लिए। यहाँ कंडक्टिविटी और यहाँ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्या करेगी? वो डिक्रीज करने लगेगी। कंडक्टिविटी ऐसे करके डिक्रीज करने लगती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो। जी। यहाँ अगर हम आ जाते हैं सेमीकंडक्टर के केस में, तो सेमीकंडक्टर के केस में जो आपकी रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ होता है और कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ होता है, ये उल्टा होता है। यहाँ पर सेमीकंडक्टर के केस में आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रजिस्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ लिख लीजिएगा, रजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। निक्रोम और मैग्नीशियम का ग्राफ मैं कल बताऊंगा। अभी आपके लिए ये दो ग्राफ, कंडक्टर के लिए दो ग्राफ और सेमीकंडक्टर के लिए दो ग्राफ, ये जरूरी है। ये बात समझ में आई आपके दोनों? जी सर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। अब देखिए, हमारा थ्योरी तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। कल जो हम बात करेंगे या नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे वो हमारी बात रहेगी ऑन द पॉइंट। जैसे कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होंगे हमारे, और
इसको यहाँ जो जो यहाँ तक क्वेश्चन किए ना आपने, उसको एक बार देख लीजिएगा। समझ रहे हैं मेरी बात, सुन रहे हैं? जी जी। तो ये आपका होमवर्क है कि आप वेरिएशन का ग्राफ बनाइएगा, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन दोनों मटेरियल के लिए, कि टेम्परेचर चेंज करने पर निक्रोम के साथ क्या होता है और मैग्नीन 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 के साथ क्या होता है। ठीक है ना? हाँ जी। सवाल समझ में आया क्या कह रहा हूँ? वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद निक्रोम एंड मैग्नम मैग्नीन। मैग्नम। जी। रेहान, मैं जी